आपने बोला कि एंड्योरेंस मतलब एंड्योरेंस ट्रेनिंग होता, तो एंड्योरेंस मतलब क्या होता है? एंड्योरेंस ट्रेनिंग मतलब? ट्रेनिंग की बात नहीं है, एंड्योरेंस टेस्ट है। आप देखिए कि आपके पास, मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि एक गिलास पानी है, बहुत हल्का है, आप उठा सकते हैं। लेकिन उस पानी को, एक गिलास को हाथ में आपको रख के कहा जाए कि ये 90 डिग्रीज पे इसको रखो, आप कोशिश कीजिए, हो सकता है कि 20 मिनट के बाद आपका हाथ दर्द करने लगे, किसी का 30 मिनट के बाद करे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि वो इंडेफिनेटली उस चीज़ को कर सकता है। तो एंड्योरेंस का मतलब होता है कि कोई हल्का ही काम हो, आसान काम हो, लेकिन उसको आप कितने, एंड्योरेंस का मतलब है जैसे सांस रोकना। तो कोई रोक सकता है 20 सेकंड, कोई रोक सकता है 30 सेकंड, कोई रोक सकता है 1 मिनट। आप भी कोशिश कीजिएगा, हो सकता है मैक्सिमम आप 1.5 मिनट रोक सकें, तो इसको बोलते हैं एंड्योरेंस। तो जो आदमी यस सिर्फ सर। पहलवान दिखता है उसी से नहीं, उससे मतलब नहीं है आपको। आपके शरीर को हर एक तरीके से उस सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार होना चाहिए, और आपके मस्तिष्क में उसका इफेक्ट नहीं हो जिससे कि आप अपना बैलेंस ना खो दें। अब कल कोई आवाज़ हुआ, एक बॉम्ब फटा और वो, उसका पैंट गीला हो गया, तो फिर क्या करेगा? तो इसलिए वो सब चीज़ें, आपका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, आपका जो अडेप्टेबिलिटी है, ट्रेनेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब मैं नहीं इसके बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूँ, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड सिलेक्शन है। लेकिन इसका एंट्री तभी आपको मिलेगा जब आप ग्रुप एक्स में आएंगे तब, या ग्रुप वाई में आएंगे तब। अगर अदरवाइज डायरेक्टली किसी को, किसी एक इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं यही इसी में जाना है और मेरी ट्रेनिंग इसके लिए। ट्रेनिंग सबकी बराबर है, आपके काम के ऊपर और आपके चॉइस के ऊपर और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको ट्रेड दिया जाएगा। जब आप ट्रेड में जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको गरुड़ फोर्स, वो भी कुछ दिन काम करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर गरुड़ फोर्स के लिए आपको सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन के बाद आपका 1 साल का ट्रेनिंग है शायद। 1 साल में यदि आप बीच में कहीं भी गड़बड़ करते हैं तो वो आपको वापस भेज देंगे। और 1 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो आप नहीं मीट करेंगे, तो फिर वो आपको वापस अपने ट्रेड में भेज दें। ठीक है। सर गरुड़ कमांडो को आर्डर के साथ भी काम करने जाता है? आपकी आवाज़ फिर से, आप क्वेश्चन पूछें, हाँ, प्रश्न अपना। साहिल, गरुड़ कमांडो को गरुड़ टीम का बंदा डिसाइड करता है कहाँ कहाँ उसको ड्यूटी पे भेजा जाए। आरआर का ड्यूटी में जनरली गरुड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ब्लैक कमांडो जहाँ काम करता है वहाँ गरुड़ भी जा सकता है। लेकिन वो एयरफोर्स का ऑफिसर डिसाइड करेगा, उस सिचुएशन के ऊपर डिसीजन होगा, कोई नियम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो जाहिर ने साहिल। हमारे, नहीं, मैं जाहिर बोल रहा था, जाहिर सी बात है कि अ, वो, उनका डिप्लॉयमेंट आजकल, शिव कुमार जी ने कहा तो, एक स्पेशल फोर्सेस होता है आर्मी में। वो लोग जहाँ पे सबसे खतरा ज़्यादा है वहाँ पे काम करते हैं। तो हमारे गरुड़ के जो लड़के हैं वो आजकल स्पेशल फोर्सेस के साथ टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया में भी काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो हमारे जहाज अफगानिस्तान जा रहे थे तो उसकी सुरक्षा के लिए गरुड़ के कमांडो साथ गए थे। और जब जहाज पार्क हो जाता था तो उसके चारों तरफ वो पोजीशन ले लेते थे कि कोई आपके आदमी को या आपके जहाज को या आपके इक्विपमेंट को या फिर जो उसमें बैठने आए हैं पैसेंजर्स, उनको कोई क्षति ना पहुंचाए। ठीक है। यस सर। तो सर एक और क्वेश्चन था। बोलिए। सर जैसे आईएमए में आर्मी जैसे ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, तो वो पैरा के लिए मतलब सिलेक्शन होता है उसी तरह, मतलब एयरफोर्स एकेडमी से जाते हैं पैरा के लिए, मतलब ऑफिसर पैरा, मतलब वो गरुड़ स्पेशल फोर्स का ऑफिसर के लिए? जो गरुड़ में लोग हैं सबको पैरा की ट्रेनिंग करनी आवश्यक है। ठीक है। आप यदि गरुड़ फोर्स में जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग पैरा कमांडो की होगी। इट इज़, मतलब वो सिलेबस में है, आपको भी पैरा जंपिंग करना पड़ेगा।
नहीं अशोक, ये अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। आर्मी में पैरा कमांडो एक यूनिट है जहां कमीशन लेने के बाद डायरेक्टली आप पैरा कमांडो में जा सकते हो। एयरफोर्स में हाँ, वैसा नहीं है। एयरफोर्स में गरुड़ स्पेशल यूनिट है जो एयरफोर्स के अधिकारी या जवान अप्लाई करते हैं और जो फिट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, वो जाते हैं साहिब। तो ऐसा डायरेक्टली, ही है, हाँ, ऐसा ही है, हाँ, यस सर। डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं है, वो आर्मी में है। वैसे आपके जानकारी के लिए कुछ दिन पहले तक जो हमारे गरुड़ फोर्स के जो सबसे बड़े कमांडर थे वो हमारे बिहार के ही हैं। नाम मैं उनका याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बढ़ैया के आसपास के ही हैं। मुझे याद आ रहा है, नाम पता कर सकता हूँ, और पता नहीं अभी हैं कि नहीं, लेकिन मैं खुद गया था, मैं खुद भी पैरा जंपर हूँ, तो मैंने पैरा जंपिंग किया हुआ है। और मैं पैरा ट्रूपिंग स्कूल में 2 साल रहा हूँ, तो मैंने बहुत लोगों की ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है। तो मुझे पता है, तो मैं गया था यहाँ पे, वो इसके इंचार्ज हैं। लेकिन आप इसके बारे में लगता है ज़्यादा ही उत्सुक हैं, तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस, हाँ मैं जवाब दे दूंगा। और आर्मी का जो काम है और जो तरीका है वो एयरफोर्स का अलग है। आर्मी में जो पैरा कमांडोज हैं वो 40 साल 50 साल से हैं, और गरुड़ फोर्स मुश्किल से 8 या 10 साल हुआ है, ये नया गठन हुआ है। तो अभी ये लोग मैच्योर हुए नहीं है, इनकी सारी प्रक्रियाएं अंडर प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग है, तो वो चल रहा है। हाँ, और कोई क्वेश्चन, और कोई प्रश्न? सर यू हैव फाइटर साहिल, कट रहा है तुम्हारी आवाज। आपकी आवाज़ कट रही है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो मैं पढ़ लूँगा क्या लिखा है क्वेश्चन। Sir, my question was that you have been a fighter pilot or a transport pilot or ground नो, officer. आई एम ए ग्राउंड ऑफिसर, आई एम ए पैरा ट्रूपर, एंड आई एम ए फ्लाइट इंजीनियर। फ्लाइट इंजीनियर मीन्स those who go in the aircraft as a flight engineer, as a crew in transport aircraft। मतलब Okay, sir. Thank you. चल, आगे बढ़ते हैं। तो इस इस कैरियर में आपको एक और अच्छी बात ये है कि आप जब रिटायर करेंगे तो उसके बाद भी आपको मेडिकल की फैसिलिटी फ्री है, आप सीएसडी कैंटीन की फैसिलिटी है, और बहुत जगह सुख सुविधाएं कुछ हैं जो कि स्टेट की गवर्नमेंट देती है। प्लस कहीं कहीं आपका उम्र यदि है तो देश के कई स्टेट्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में या स्टेट पुलिस सर्विसेज में या सेंट्रल गवर्नमेंट की और कई संस्थाएं हैं जहाँ पे कि आपको वो आपके लिए रिजर्वेशन है और आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। और आपके बच्चों के लिए बहुत सारे कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है। तो यदि वैसे आपके बच्चे हैं तो वो भी उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, तो अब आ गए थोड़ा बहुत हम, जो कि बहुत ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिलेक्शन कैसे हो। तो जो अ, मैंने इसमें एक हाइपर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको एयरमैन के सिलेक्शन की सारी प्रक्रियाएं दी हुई। आपका टेस्ट होगा, आप जब एप्लीकेशन डालिएगा तो उसमें एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज होता है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यदि सही हैं तो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 दो तरह से टेस्ट होता है। फेज़ 1 का जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, और ये सीडैक एक संस्था है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, और इसको बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा आईटी रिलेटेड आर्म है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड सारे काम सरकारी ये लोग करते हैं। यही लोग टेस्ट लेंगे, और इस टेस्ट में यदि आप सफल हो गए तभी आपको फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा। वो फिजिकली आपको बुलाया जाएगा, आपको किसी भी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में जाना। तो ये तो है उनका
एयरमैन सिलेक्शन का ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की प्रक्रिया है जो हर एक साल 2 बार होती है, और इसका जो एडवर्टीजमेंट है, जो इसकी सूचना आपको मिलेगी, वो जनवरी में और सितंबर में मिलती है, जनवरी में और जुलाई में, सॉरी। तो ये 2 महीने में आपको पेपर में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ जाएगा कि ऐसा है, तो वो आप देख लीजिए। प्लस ये जो मैंने हाइपर लिंक्स दिए हैं, इसमें भी आपको पता लग जाएगा। दूसरा है कि कहीं कई बार ये लोग रैली भी करते हैं, तो रैली जैसे कि बिहटा है पटना में, पटना के पास, वहाँ एक सिलेक्शन सेंटर है, पटना में बिहार का एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है। तो पटना के सिलेक्शन सेंटर हो सकता है बढ़िया चले जाएं रैली करने के लिए, तो आप उस रैली में जो ऑनलाइन टेस्ट है वो वहीं पे आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और यदि आप क्वालिफाई करके आपके आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोग ले लेंगे। डॉक्यूमेंट्स में यदि आप सब ठीक है तो सही है, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटि है तो उसके लिए भी वो एक चांस देंगे आपको कि उसको आप ठीक करा दीजिए। ठीक हो गया तो आपको फिर फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा, और नहीं सेलेक्ट हुए तो फिर आप फेज़ 1 से ही बाहर हो जाए। इसमें जो टेस्ट होता है वो एक ऑनलाइन है। ग्रुप एक्स के लिए फिजिक्स, मैथ्स और अंग्रेजी के का टेस्ट होता है। वाई के लिए इंग्लिश और रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, ये 2 सब्जेक्ट्स। तो रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज होता है, और कुछ आईक्यू टेस्ट की बातें होती हैं, और कुछ नॉर्मल जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो हम लोग देश के हिसाब से, कुछ न्यूज़, लोकल न्यूज़, ये सारी चीज़ें हैं। और इनके बारे में आपको यूट्यूब में सैकड़ों वो मिल जाएंगे जो कि इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। प्लस जो मैंने इसमें हाइपर लिंक दे रखा है, यहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मॉडल, ये एयरफोर्स ने ही आपके लिए बनाया है कि जो हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम देने आते हैं, जो लोग कैंडिडेट्स की इच्छा है कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करें, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, तो उनके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी दे रखे हैं और सिलेबस भी दे रखा है। तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा कि आप उस एग्ज़ाम को पास करें। और उसमें कुछ परसेंटेज है पास मार्क्स का, आई थिंक दोनों 70 मार्क्स के हैं या कुछ ऐसे है, वो मैं एग्जैक्टली आपको बाद में बता सकता हूँ। तो उसके बाद आपका पीएफटी है, ये होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 3 चीज़ें वो दिखाते हैं। एक आपको दौड़ने का है, 1.6 किलोमीटर्स है, वो आपको दौड़ना है जितना जल्दी भी दौड़ सके। लेकिन यदि आप 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर नहीं भाग सके तो फेल हो जाए। फिर उसमें 10 आपके दंड बैठक हैं, 10 आपके क्रंचेज हैं, और 20 उठक बैठक। तो ये मेरे ख्याल से कोई भी आदमी 2 महीने तैयारी करे तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, और फिर एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, और एक ग्रुप डिस्कशन होता है। तो इंग्लिश का टेस्ट तो मेरे ख्याल से बहुत मामूली है, ये भी मल्टीपल चॉइस का है, और इसमें है कि आपको हर एक क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। यदि आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई करना है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आप कोई भी आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन सिचुएशन है ज़िंदगी में, एक सिचुएशन आपको हमेशा सिचुएशन आएगा, कभी भी, अभी भी एक सिचुएशन लोगों को आएगा कि हम ये वाला जो वेबिनार है ये ज्वाइन करें या ना करें। तो कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, जैसे आप लोग हैं, ज्वाइन किए। कुछ लोग चाह रहे होंगे लेकिन वो भूल गए होंगे ज्वाइन करना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हम समय जाया कर रहे हैं। तो सब लोग सही हैं, आपको उस सिचुएशन को देख के, जैसे कि एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ कि आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए और आपके सामने में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करिएगा? इंटरव्यू देने जाइएगा, या उस आदमी के मदद के लिए जाइएगा, या फ़ोन करके किसी को बुला के उसके हैंड ओवर कर दीजिएगा। ये 3
सिचुएशन है, तीनों में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो संस्था ने क्या किया हुआ है कि आपके सिलेक्शन के हिसाब से वो आपके सोच को आंकते हैं और उस हिसाब से नंबर सबका दिया हुआ है और उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा और वो आपका सिलेक्शन का ही है, उसमें कोई फेल नहीं। तो ये हो गया। फिर मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट में आपको हमने पहले ही दिखा दिया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेडिकली आप सब फिट हो गए। आपके घुटने एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए जब आप सीधे खड़े हो, और आपका जो फीट है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप पानी में अपने पैर को रख के बाहर सूखे पे चलें तो उसमें गैप दिखना चाहिए। यदि गैप दिखता है तो ठीक है, यदि गैप नहीं, आपके पूरे पैर का निशान आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आप फ्लैट फिटेड है, तो वो गड़बड़ है। उसको ठीक करने के लिए है कुछ तरीके, मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता। और यदि आप खड़े हैं और आपके दोनों फीट जुड़े हुए हैं और आपकी दोनों घुटने भी जुड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉक नी। वो भी आपको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। नॉक नी भी थोड़ा बहुत एक्सेप्टेड है। वो डॉक्टर साहब के पास ही हिसाब किताब होता है, वो देखेंगे। यदि उनके पास एक तरीका है, उससे यदि ज़्यादा हुआ तो वो आपको रिजेक्ट करता है। तो आप यदि मेडिकल में भी पास कर गए तो फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है, और मान लीजिए कि 300 लड़कों का सिलेक्शन होना है, तो आप 300 में हैं तो आपको कॉल आ जाएगा। और यदि आप 300 की जगह पे 345 हैं, 350 हैं, तो कॉल तभी आएगा जब कि आपके ऊपर उतने लड़के ज्वाइन ना करें। नहीं तो आप वेट लिस्टेड ही रहेंगे और फिर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए अप्लाई करना। आप कोई क्वेश्चन है इसमें? नेक्स्ट। तो मेरे तरफ से मुझे जो लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, यदि आप में लगन है और आप में कमिटमेंट है, तो इतना इन्फॉर्मेशन और जो भी मैंने इसमें लिंक्स दे रखे हैं, उस लिंक्स को आप देखिएगा तो इसके बारे में आपको भले भांति सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बावजूद यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप चाहे तो शिव कुमार जी को पूछ लीजिए, वो बता देंगे, या आप मैं आप मुझसे आप पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, तो मेल भेज दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और हम लोगों की इच्छा यही रहेगी कि आपके जितना मदद कर सकते हैं हम लोग करें, क्योंकि आप जब बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं वो खूब तरक्की करें और मजबूत हों, मानसिक से तरीके से, शारीरिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, नैतिक तरीके से, और हमारा देश खुशहाल हो। जिस स्टेट के हैं आप, आपका वो स्टेट खुशहाल हो। तो इस तरह से मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एज ए एयरमैन आप पूरे इंडिया को देख लीजिएगा, जो कि ऐसे पैसा खर्च करके कोई भी करोड़पति भी नहीं देख पाता। आप पूरे देश को देखिएगा। आप अच्छा काम करेंगे तो हमारे जो एयरमैन हैं वो इंडिया के पूरे वर्ल्ड में है। हर एक देश में हमारा एक एम्बेसी है, और उस एम्बेसी में 2 3 4 5 ग्रुप एक्स ग्रुप वाई के लोग कार्यरत हैं। प्लस जहाज की ट्रेनिंग के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए आप देखते हैं कोई अमेरिका जाता है, कोई रशिया जाता है, कोई इंग्लैंड जाता है। और एक बिहार का लड़का है, वो 1 साल ट्रेनिंग लंदन से करके आया। मैं उसको बोलता हूँ कि यार मैं तुमसे जलता हूँ, क्योंकि तुम 1 साल लंदन में रह के आए, मैं तो कभी 1 साल के लिए लंदन गया नहीं। तो आपके पास वो तमाम चीज़ें हैं। हर एक चीज़ कोई आपको एक पीपीटी के जरिए 1 घंटे में नहीं बता सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव्स हैं, इसमें सिर्फ अच्छाइयाँ हैं, कोई खराबी तो मुझे दिखा नहीं। आपके पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने को उभारने का, निखारने का, अच्छा बनाने का। और आप खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, पहलवानी करना सकते हैं, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, ओलंपिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख रहे हैं कि तो हर एक तरह की सुविधा है, और साफ सुथरा वातावरण, पैसा भी बहुत अच्छा है। तो अब मैं इससे आप सबको धन्यवाद।
अशोक शिव जी, कुमार को। अशोक हाँ जी, एक प्रश्न है साहिल का कि हाँ। यूनिट का ऑर्गेनाइजेशन एयरफोर्स में जो स्क्वाड्रन की तरह होता है, हम्म, वो आप बता दीजिए। जिसे उसने पूछा, आप देख लीजिए चैट विंडो में क्वेश्चन, फिर आप जवाब दे दीजिए। ठीक। सर जैसे आर्मी में प्लाटून, बटालियन, अच्छा अच्छा ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ वायुसेना में ऐसे है कि आर्मी में जैसे आपको लगता है, आर्मी आर्मी के बारे में लोगों को ज़्यादा पता है। वायु, उनका आर्मी हेडक्वार्टर है, उसके नीचे कमांड है, कमांड के नीचे पे डिवीजन है, डिवीजन के नीचे में ब्रिगेड है, ब्रिगेड के नीचे में फिर रेजिमेंट्स है। एम आई राइट शिव? या तो ब्रॉडली स्पीकिंग, यस। हाँ, तो हमारे एयरफोर्स में सबसे ऊपर जो, वो सबसे पीक पे है, वो एयर हेडक्वार्टर्स है। एयर हेडक्वार्टर्स के नीचे 7 कमांड है। वो 7 कमांड को कमांड करते हैं एयर मार्शल्स। उस कमांड के नीचे में फिर विंग्स हैं, और विंग्स विंग्स के अंडर में स्क्वाड्रंस हैं। तो जो यूनिट की आप बात कर रहे हैं, जो हमारा सबसे लोएस्ट इकाई है, जहाँ पे लोग, यदि कोई लड़ाई होगी तो वो लोग जो काम करेंगे, वो लोग चाहे तो उनको यूनिट बोलते हैं या स्क्वाड्रन बोलते हैं। तो स्क्वाड्रन मोस्टली मिसाइल्स के होते हैं या जहाज के होते हैं, और जो स्टैटिक हैं संस्थाएं कम्युनिकेशन की, लॉजिस्टिक्स की, उसको यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट स्ट्रोक स्क्वाड्रंस, उसके ऊपर स्टेशन स्ट्रोक विंग, उसके ऊपर कमांड, और उसके ऊपर एयर हेडक्वार्टर्स। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन और अशोक, है। स्क्वाड्रन के नीचे फ्लाइट होता है। वो आई थिंक वो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है इट इज़ लिटिल डिफरेंट। हर एक में कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़्लाइट अच्छा। हो। हाँ, कहीं कहीं फ़्लाइट्स होते हैं, ए फ्लाइट, बी फ्लाइट, जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, जहाँ पे फाइटर पायलट की ट्रेनिंग होती है, या ट्रांसपोर्ट पायलट की ट्रेनिंग होती है, या हेलीकॉप्टर पायलट की ट्रेनिंग होती है। ये अलग अलग जगह पे होती है, बिल्कुल अलग अलग संस्थाएं हैं। तो यहाँ पे फ्लाइट ए, फ्लाइट बी, फ्लाइट सी होता है, अलग अलग फ्लाइट कमांडर होता है। एक फाइटर स्क्वाड्रन में कोई फ्लाइट नहीं होता। ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन में भी बहुत कम ही कोई स्क्वाड्रन है। मैंने 3 ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन में और 3 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन में काम किया है, उसमें एक ही जगह फ्लाइट्स थी, जो कि हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन था। तो फ्लाइट्स बहुत कम जगह है। तो स्क्वाड्रन को यदि आप लोएस्ट लेवल पे सोचें या रखें, तो इट इज़ मोर देन एनफ। किसी को और कोई प्रश्न? सर एक स्क्वाड्रन को कौन कमांड देते हैं? स्क्वाड्रन को कमांड डिपेंड करता है, कोई कमांड स्क्वाड्रन विंग कमांडर कमांड करता है, या कोई स्क्वाड्रन है जो ग्रुप कैप्टन करता है। फाइटर स्क्वाड्रन जितने हैं उनको विंग कमांडर लोग कमांड करते हैं। ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन जितने हैं उसको ग्रुप कैप्टन कमांड करता है। हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रंस कुछ ऐसे हैं जिसको विंग कमांडर कमांड करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ग्रुप कैप्टन कमांड करते यस सर। हैं। वैसे बाकी लोगों ने, किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, तो या तो वो लोग सो रहे हैं, या मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई, या सब कुछ समझ लिया, जो भी हो। बट अशोक, थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न नहीं है तो चलिए कॉल हम बंद करना चाहेंगे, अनलेस कि ठीक किसी है। को कोई प्रश्न है तो बताओ।